हमारे साथ बातचीत के लिए ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी हैं। हम उनसे बात करेंगे। महाराज जी, भीषण ठंड हो, शीतलहर हो, बारिश हो या कोई भी मौसम मौसम हो, एक संकल्प के साथ आप सालों से गौ माता की रक्षा के लिए देश के कोने कोने तक जा रहे हैं। आपने अभी विस्तार पूर्वक बताया कि किस तरह से अलग अलग जगहों पर गौ माता की प्रजातियां हैं, लेकिन एक भाजपा नेता का ये बयान चर्चा में कि नॉर्थ ईस्ट की कुछ और प्रजातियां हैं और यहाँ के कुछ और हैं, तो क्या कर्तव्य भी अलग अलग हो जाएगा सरकार का? ऐसा है कि भारत की सरकार भारत के प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा के लिए वचनबद्ध है। भारत के प्रत्येक नागरिक के कल्याण के लिए वचनबद्ध है, लेकिन उनमें से कुछ विशेष हैं। उन विशेषों की पहली रक्षा, ये भी तो साथ में जुड़ा हुआ है ना। तो ऐसी परिस्थिति में हर गाय की रक्षा होनी चाहिए, हर प्राणी की रक्षा होनी चाहिए, बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन उसमें से जो विशेष हैं और जिनके लुप्त होने से बहुत बड़ी क्षति होने की संभावना है, पहला रक्षण उनका किया जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में ये देखना होगा कि किसकी रक्षा से ज़्यादा रक्षा हो जाने वाली है। तो जो हमारे भारत की देशी शुद्ध नस्ल की गाय है, जिसको वेद लक्षणा गऊ कहा जाता है, गाय की परिभाषा में जो आती है, शासनादि मत्व जिसमें है, वो हमारी शुद्ध वेद लक्षणा गाय है। उसी में पवित्रता है, उसी के गोमूत्र और गोबर पवित्र हैं और उसी से धार्मिक पुण्य आदि भी प्राप्त होता है। तो सबसे पहले उसकी रक्षा की जानी चाहिए, इसमें कोई बाधा नहीं है, और बाद में फिर उनकी भी रक्षा करनी चाहिए। तो अगर हम इस तरह से चरणबद्ध कार्यक्रम बना लें तो सबसे पहले जो शुद्ध देशी नस्ल की गाय है उसकी रक्षा कर लें, उसके बाद फिर दूसरे पर नंबर लगाएं, फिर तीसरे पर नंबर लगाएं। अगर ऐसा कोई दृष्टिकोण है तो ठीक है, ये व्यवहारिक दृष्टिकोण है। लेकिन अगर नहीं, वो गाय है, वो गवय है, गाय जैसी है, गाय नहीं है, वो तो ये है, वो तो ये है, ऐसा कह करके अगर हम सबकी हत्या को जायज़ ठहराने की कोशिश कर रहे हैं तो बिल्कुल इसका तो विरोध होना ही चाहिए, और लोग इसी अर्थ में उनके इस वक्तव्य का विरोध कर रहे हैं। शास्त्र की दृष्टि से और विज्ञान की दृष्टि से उनकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसलिए उनकी बात का विरोध हो रहा है क्योंकि वो इसकी ढाल में गौ हत्या को जायज़ ठहराना चाहते हैं, जो कि ठीक नहीं। 1000 वर्ष पूरे हो रहे हैं हमारे द्वादश ज्योतिर्लिंग में से एक सोमनाथ मंदिर पर हुए विध्वंसक हमले को लेकर। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर जाएंगे, चर्चाओं का दौर शुरू है, लेकिन इसकी आड़ में भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर पंडित नेहरू पर, कांग्रेस पार्टी पर हमलावर है। साफ उन्होंने कहा है कि जो आघात महमूद गजनी ने किया था, कहीं ना कहीं वही आघात अपनों ने किया है। सीधे निशाना कांग्रेस पार्टी पंडित नेहरू पर है। ये उचित है? ये उचित अनुचित की बात नहीं रही, अब ये तो उनका स्वभाव हो चुका है। किसी के स्वभाव को नहीं बदला जा सकता। उनका स्वभाव है कि हर चीज़ में नेहरू को ले आओ, तो ले आ रहे हैं। अब इसको मान लीजिए कि इनका तो स्वभाव ही है। अब इसमें उचित अनुचित कहाँ रह गया? शुरू में उचित अनुचित का विचार किया जाता था, अब तो ये मान लिया गया ना 10-12 साल देख करके कि इनका स्वभाव है, हर चीज़ में ले आएंगे। अगर उनके जन्म की कथा कहो ना तो उसमें भी हो सकता है नेहरू को लेके आ जाए। अगर उनके विवाह की कथा कहो तो हो सकता है कह दें कि नेहरू के कारण हो गया, मैं तो चाहता ही नहीं था। हाँ, वो तो नेहरू को सब जगह ले आते हैं, स्वभाव बन चुका है, तो ले आएंगे, इसलिए उसका नहीं करिए। लेकिन ये बात है कि जैसे जो पीड़ा महमूद गजनबी ने आकर के हमको दी, मंदिर तोड़ा, अब अगर भारत का प्रधानमंत्री उस बात की याद करके लोगों को सावधान करता है और ये संदेश देना चाहता है कि तुम मंदिर तोड़ सकते हो, तुम मूर्ति तोड़ सकते हो, तुम भगवान को नहीं तोड़ सकते हो। गजनी, तुम आए, तुमने केवल पत्थर तोड़े, भगवान तो जहाँ के तहाँ बैठे हैं। देखो 1000 साल के बाद आज भी भगवान सोमनाथ की ध्वजा लहरा रही है। अगर ये संदेश देना चाहते हैं गजनी और गजनी के अनुयायियों को, तो इसमें क्या गलत है? ये तो अच्छा कर रहे हैं। महाराज जी, आपने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत में शरण देना ये भूल है और इसी वजह से कहीं न कहीं वहां पर वो अशांति हुई है। अब इसी बीच भारत में खेल आयोजन को लेकर कुछ बांग्लादेश के खिलाड़ी को मौका दिया गया था, उन्हें हालांकि अब बाहर भी कर दिया गया। इस पर देवकी नंदन ठाकुर ने सीधे तौर पर शाहरुख खान को पर निशाना साधा है। आप इसे पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं? देखिए, हमारा ये कहना है, जिस दिन शेख हसीना को यहाँ पर रखा जा रहा था, उनके लिए लाल कारपेट बिछा करके साड़ी की खरीदी उनकी करवाई जा रही थी, उसी समय हमने आप लोगों के माध्यम से अपना वक्तव्य कहा था और कहा था कि ये भारत की भूल है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे बांग्लादेश की जनता भारत के प्रति नाराज़ होगी, क्षुब्ध होगी, आक्रोश प्रकट करेगी और बाद में इसका दुष्परिणाम आ सकता है। अब देखिए, ऐसा हुआ था कि एक समय था कि ये इस्लाम के नाम पर
भारत के ही लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान बांट लिया। उसी में बांग्लादेश का हिस्सा भी था, वो भी पाकिस्तान बना। बाद में फिर इनका आपस में कुछ इधर उधर हुआ, भारत ने उसमें हस्तक्षेप करके इनको स्वतंत्र देश घोषित करवा दिया और ये स्वतंत्र देश घोषित हो गए। तो ये खुश हो गए और इन्होंने कहा कि भारत ने हमारे लिए अच्छा काम किया, तो भारत के साथ बड़ा अच्छा भाव इनका बन गया। अब क्या हो रहा है कि शेख हसीना को यहाँ रखने के कारण पूरे बांग्लादेश के लोग नाराज़ हो रहे हैं कि जिसको हम गुस्से से भगा रहे हैं उसको तुम शरण दे रहे हो, ये ठीक नहीं है। हमारे दुश्मन को शरण दे रहे हो, इसका मतलब तुम भी दुश्मन बन रहे हो। तो अब क्या हो रहा है कि वो जो पाकिस्तान बनाते समय जो उनकी भावना थी आज के बांग्लादेशियों की, फिर से वो ताज़ा हो रही है। अब फिर से वो हिंदुओं के विरुद्ध हो रहे हैं, अब फिर से वो भारत के विरुद्ध हो रहे हैं। उनका पाकिस्तान पना जाग रहा है और अगर अभी भी ये रखे रहेंगे शेख हसीना को तो धीरे 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 बांग्लादेश एक दूसरा पाकिस्तान बन जाएगा। आप देखिए कि बांग्लादेश की जो हमारी बॉर्डर है बहुत ज़्यादा सुरक्षित नहीं है। कई जगह तो ऐसे ही खुली है, रिपोर्टर बता रहे हैं, आते जाते रहते हैं लोग, कोई खास बात नहीं है। और उधर पाकिस्तान, वहाँ पे हर जगह मिलिट्री लगी है, फिर भी फायरिंग होती रहती है। उरी सेक्टर हो, पुंछ सेक्टर हो, ये सेक्टर हो, वो सेक्टर हो, सब जगह होता रहता है कि नहीं। रोज़ मोर्टार चलते हैं, रोज़ गोलीबारी होती है, रोज़ समस्या होती है। ठीक है, पाक अधिकृत कश्मीर तो अलग है, जो हमारा कश्मीर है उसमें रोज़ गोला बारूद गिरता रहता है और हमारे सैनिक मारे जाते रहते हैं। तो वहाँ जो हालत है वही हालत थोड़े दिन में बांग्लादेश के बॉर्डर पर हो जाएगी। तो अभी भी समय है। हमारा फिर से ये कहना है कि भारत के लोगों को, भारत की जिम्मेदार सरकार को शेख हसीना से कहना चाहिए कि हमने इतने दिन आपको रख लिया, अब आप सुरक्षित स्थान खोज करके वहाँ चली जाइए। और नहीं, अगर वो कहते नहीं हमने, इन्होंने शरण मांगी, हमने शरण रखी, हालांकि पब्लिक डोमेन में ये बात नहीं आई है कि उन्होंने कभी भारत से शरण मांगी हो और भारत ने उनको औपचारिक रूप से शरण दिया हो, ऐसा कहीं अभी तक निकल के नहीं आया है, इसलिए वो शरण में है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर मान लो आपने कहते हैं कि हमने शरण दी हुई है उनको, उन्होंने हमसे शरण मांगी है, तो शरण मांगी है तो फिर इतनी दमदारी आपकी होनी चाहिए कि उसका कुफल आम जनता को, आम हिंदू को बांग्लादेश में ना भोगना पड़े। वो पराक्रम करके दिखाओ कि बांग्लादेश की जनता डरी रहे कि हम अगर एक हिंदू को छुएंगे तो हमको दिक्कत पड़ जाएगी, पूरे देश पे दिक्कत आ जाएगी। ये संदेश देने में आप असफल हो रहे हो। क्यों हो रहे हो? तो क्या देश के इन विषय को लेकर क्या खेल जगत हो या कुछ अभिनेता हो, उनको भी गंभीर रहना चाहिए शाहरुख खान को? आखिर क्यों नहीं रहना चाहिए? आप जब भारत देश में रह रहे हो, आप, भारत देश हिंदू बहुल देश है, इस देश को चिढ़ाने के लिए बांग्लादेश में हिंदू को सरेआम पकड़ करके जिंदा जला दिया जाता है। आपको क्यों नहीं फर्क पड़ना चाहिए? आप क्या बांग्लादेशी मुसलमानों की बदौलत यहाँ पे स्टार बने हुए हो? ये भारत के हिंदू हैं जिन्होंने आपको स्टार बना करके रखा है। उनकी पीड़ा के साथ आप अगर अपने आप को खड़ा नहीं करोगे तो आप पीड़ित हो जाओगे। हाँ, अंतिम सवाल महाराज जी, इंदौर में दुखद घटना हुई है जिसमें 15 से अधिक लोग दूषित पानी पीने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई है। इसके अलावा बहुत सारे लोग अभी अस्पताल में भी भर्ती हैं। आप कहाँ मानते हैं सरकार से कहाँ चूक हो गई, शासन प्रशासन से? बात यह है कि आप कह रहे हैं कि दुखद घटना घट गई। हमको अच्छा लग रहा है कि आप मध्य प्रदेश के पत्रकार नहीं हो, आप इंदौर के पत्रकार नहीं हो, फिर भी आप कह रहे हो कि दुखद घटना घट गई। लेकिन जो मध्य प्रदेश के नेता हैं, जो इंदौर क्षेत्र के रहने वाले हैं, वहीं की जनता से जिनका सीधा संपर्क संबंध है, वो कहाँ दुखी हैं? वो तो हंस रहे हैं, वो तो व्यंग्य कर रहे हैं, वो तो ही कर रहे हैं, और वो तो घंटा और फोकट जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हमको बहुत अच्छा लगा कि इतनी दूर के पत्रकार होकर के भी आप उस घटना को दुखद समझ रहे हो। यही संवेदना जो आपके अंदर है, काश वहाँ के नेताओं के अंदर होती, मंत्री मिनिस्टर के अंदर होती। हमारा जी एक अंतिम सवाल, अभी हम रास्ते में आ रहे थे तो हमारी नज़र पड़ी इस पर। हमें लगता है कि आपसे ज़्यादा जानकार हमारी सनातन परंपरा और अन्य विषयों के बारे में कोई नहीं होगा। समाजवादी पार्टी ने पीडीए पंचांग की शुरुआत की है। क्या इस पंचांग में वो सारी बातों का जिक्र है जिसमें प्रत्येक जो देशवासी हैं, भारतवासी, उनको जानकारी मिल सकती है महाराज जी? ऐसा है कि ये तो पंचांग है, ऐसा लिखा है इसमें, लेकिन तिथि, बार, योग, नक्षत्र, करण, पांचों अंग तो इसमें नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसमें तिथि और नक्षत्र तो दिखाई दे रहे हैं, बार दिखाई दे रहा है, लेकिन योग और करण कहाँ है? नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये पंचांग नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है
कि ये समाजवादी चीज़ भी नहीं है, क्योंकि समाजवादी जो है वो केवल पीडीए का नहीं है अभी तक जो हम जानते रहे हैं। अगर अब समाजवादी पार्टी के नेताओं ने बैठक करके समाजवादी को सीमित कर लिया हो, केवल पीडीए तक सीमित कर लिया हो, तो बात अलग है। लेकिन अभी तक आप लोगों के माध्यम से कोई जानकारी ऐसी मिली नहीं है। अभी तक हम लोग ये मानते हैं कि समाजवादी पार्टी सबकी पार्टी है, लेकिन अगर वो केवल पीडीए की पार्टी हो रहे हैं तो अलग बात है। तो ये जो पंचांग है ये यही कह रहा है कि समाजवादी केवल पीडीए की है। पी माने पिछड़ा, डी माने दलित और ए माने अल्पसंख्यक। अब ये केवल इन 3 की पार्टी है, बाकी लोग इससे अलग हो जाओ। तो अगर वो सबको अलग करना चाहते हैं, हम तो पिछड़े में भी नहीं आते, दलित में भी नहीं आते और अल्पसंख्यक में भी नहीं आते, तो इसका मतलब अब हम समाजवादी पार्टी के पार्टी में कोई भाव रख ही नहीं सकते। खुद ही उन्होंने अलग कर दिया हमको। तो इसी तरह से हमारे जैसे जितने भी लोग हैं, जो लोग अभी तक समाजवादी पार्टी के प्रति भाव रखते रहे होंगे, उनको ठेस नहीं लगेगी। तो समाजवादी पार्टी को ये पीडीए पंचांग निकालने की क्या ज़रूरत थी? समाजवादी पंचांग निकाल देते, उसमें पीडीए की बातें रख देते, क्या फ़र्क पड़ता था। लेकिन पीडीए साफ और समाजवादी पार्टी से बड़ा और हाईलाइट करके रखने से पता चलता है कि समाजवादी पार्टी अब सिकुड़ करके कम्युनल और केवल कुछ समाज की पार्टी हो चुकी है, सबकी पार्टी अब ये नहीं रही। अगर ऐसा संदेश वो दे रहे हैं तो हमें क्या दिक्कत है? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।